लास्ट पार्ट में हमने देखा वांग जी वुयिंग से पूछता है, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ वुयिंग? वुयिंग उसे जवाब देता है, उसके बाद मैंने बहुत लंबा समय एकदम अंधेरे में गुजारा लंजा। मैंने खुद को बहुत बिजी कर लिया था। मैंने सोचा कि मुझे अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे बहुत अच्छा फील हो, इसलिए मैंने एक अनाथालय बनाया। मैं तुमसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि जो भी कुछ हुआ तुम उसके लिए मुझे माफ़ कर पाओगे। मुझे पता है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया था। वांग जी कहता है, इन सालों में मैं बस यही सोचता रहा कि शायद तुम अपनी फैमिली की वजह से मुझसे नहीं मिलना चाह रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ मेरे मन में ये भी ख्याल आया कि शायद तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। वुयिंग उसे बताना चाहता था कि वो हमेशा से उसकी परवाह करता आया है, पर उससे पहले ही वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए वुयिंग, मुझे कभी भी तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए थी। मैं बस जानना चाहता था कि आखिरकार हुआ क्या, तुम ठीक हो या नहीं। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। वुयिंग उससे कहता है, आई एम रियली सॉरी लंजा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुमसे कभी कोई सीक्रेट नहीं रखूँगा, तुम्हें सब कुछ बताया करूँगा। वांग जी उससे कहता है, ओके वुयिंग। अब वुयिंग भी वांग जी के लिप्स पर एक टाइनी सा किस कर लेता है। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग आज रात के लिए तुम क्यों ना मेरे साथ डिनर के लिए रुक जाओ, अगर तुम चाहो तो। वुयिंग अपनी स्माइल और भी ज़्यादा ब्राइट कर लेता है और उससे कहता है, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ, लेकिन डिनर के तुरंत बाद मैं स्लीपी हो जाता हूँ लंजा। अगर मैं तुम्हारे घर पर ही सो गया तो शायद मैं आज रात यहीं बिताना चाहूँगा। वांग जी मुस्कुरा देता है और वुयिंग उसे फिर से किस कर लेता है। अब आधी रात का समय हो चुका था। वुयिंग और वांग जी अपने कोजी बेड में थे। वुयिंग का बेड से उठने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर उसे पानी पीना था और उसके पास पानी नहीं रखा हुआ था, इसलिए वो बेडरूम से बाहर आ जाता है। उसने वांग जी का घर पूरी तरीके से नहीं देखा हुआ था, इसलिए उसे अभी भी नहीं पता था कि उसे किस रास्ते से जाना चाहिए। वो कॉरिडोर में एक कदम आगे रखता है तो अचानक उसके पैर से कुछ टकरा जाता है, जिससे काफ़ी ज़ोर से आवाज़ होती है। वुयिंग को डर था कि कहीं वो वांग जी को ना डरा दे। वुयिंग देखता है कि जिस चीज़ से वो फ्लोर पर टकराया था, दरअसल वो एक फ्लोर बोर्ड था जो कि लूज़ हो गया था। वुयिंग सोचने लगता है शायद उसके टकराने की वजह से वो फ्लोर का बोर्ड निकल गया है, पर तभी उसकी नज़र उस फ्लोर बोर्ड के नीचे एक छुपे हुए बॉक्स पर पड़ती है जो वाइट कलर का था और उस पर बड़ा सा नाम लिखा हुआ था, वुयिंग। अपना नाम पढ़ते ही बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा बॉक्स को खोल देता है। साफ दिख रहा था कि इस बॉक्स को छुपाया गया था, पर क्योंकि वांग जी यहाँ अकेले रहता है तो आखिरकार वांग जी ने ये बॉक्स किससे छुपाया होगा। वुयिंग यही सोचते हुए फिर से नेम को क्लियरली पढ़ता है तो वो उसी का नाम था जो वांग जी ने खुद लिखा था। वुयिंग अब पानी के बारे में तो बिल्कुल भूल ही चुका था। अब उसे जानना था कि इस बॉक्स में अंदर क्या था, इसलिए वो रूम में ही काउच पर जाकर बैठ जाता है। पास में ही साइड टेबल लैंप रखी हुई थी, जिसे जलाते हुए वो सीधा उस बॉक्स को खोल देता है। ये बॉक्स बहुत ज़्यादा पुराना था और इसमें वुयिंग की सबसे पहली मूवी का पोस्टर रखा हुआ था, जिसमें वुयिंग 18 साल का था। ये मूवी उसकी बिग हिट थी। जैसे ही वो पेज टर्न करता है तो इस पिक्चर पर डेट भी लिखी हुई थी। ये डेट भी वांग जी की हैंडराइटिंग में लिखी हुई थी। उस बॉक्स में काफ़ी सारे पेपर्स कलेक्शन भी थे जो वुयिंग के नेम के न्यू आर्टिकल्स थे, उसके इंटरव्यूज़ थे और उसकी सारी मैगजीन्स थी। सबके पीछे एक एक डेट मेंशन थी। वांग जी ने सारे ही पेपर्स को एकदम ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था, जिसे देखकर वुयिंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वुयिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जी ने उसके पूरे करियर को फॉलो किया है। वांग जी ने सब कुछ अपने पास छुपा कर रखा था। नेक्स्ट पिक्चर जो वुयिंग देखता है वो फिर से एक बड़ा सा मूवी पोस्टर था, जिसे फोल्ड करके रखा गया था। इस तरीके से फोल्ड किया गया था कि उसमें केवल वुयिंग का फेस ही शो हो रहा था। उस पिक्चर में वुयिंग की एक फीमेल को स्टार थी, जिसके फोटो को जानबूझकर उस पोस्टर में से फाड़ दिया गया था, जिसे देखकर वुयिंग को अब हंसी आने लगती है। वो पोस्टर को फिर से फोल्ड करके वहीं रख देता है।
अचानक से वो हंसी अब दुख में बदल रही थी। वांग जी ने एक भी दिन ऐसा नहीं था जो वेइंग को याद न किया हो, और वहाँ दूसरी तरफ वेइंग था जिसे वांग जी की सिचुएशन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। ये बात सोच सोच कर वेइंग को बहुत बुरा लग रहा था। एक इंटरव्यू था वेइंग का जो मैगजीन में छपा था, जिसके कुछ पोर्शन को वांग जी ने स्पेशली सर्कल किया हुआ था। उस इंटरव्यू में लिखा हुआ था, इंटरव्यूअर पूछता है, आपकी लव लाइफ कैसी है विभूषण? वेइंग जवाब देता है, मेरी लव लाइफ? इंटरव्यूअर पूछता है, हाँ, हम सब जानना चाहते हैं, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? वेइंग कहता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। इंटरव्यूअर पूछता है, सच में? आप इतने हैंडसम यंग मैन हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को डेट ना कर रहे हो? वेइंग हंसते हुए कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इंटरव्यूअर कहता है, सुना आप सभी ने, विभूषण सिंगल है। वेइंग जवाब देता है, मैंने ये कब कहा कि मैं सिंगल हूँ? मैंने यही तो कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। इंटरव्यूअर कहता है, ओह, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मन में ऑलरेडी कोई है, पर अभी तक वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? वेइंग फिर हंसते हुए कहता है, श्योर, ऐसा कह सकते हैं कि मेरी नज़र ऑलरेडी किसी पर पड़ चुकी है। इंटरव्यूअर कहता है, फिर तो वो लड़की सच में बहुत स्पेशल होगी जिसे आपकी अटेंशन मिल गई है। वेइंग कहता है, डेफिनेटली वो है ही एक स्पेशल पर्सन, पर मैं इस बारे में बात नहीं करता। ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं प्राइवेट ही रखना चाहता हूँ। इंटरव्यूअर कहता है, हाँ, मैं समझ गया। तो अब हम आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इतना पोर्शन था जो वांग जी ने स्पेशली अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। वेइंग को भी अपना इंटरव्यू याद आ गया था। वेइंग सोचने लगता है, क्या लंजा को लगा होगा कि मैं इस इंटरव्यू में किसी और की बात कर रहा हूँ? वेइंग की नज़र अब एक और पेपर पर पड़ती है जिसमें वांग जी की हैंडराइटिंग से एक कहानी लिखी हुई थी जो कि किसी चिल्ड्रन बुक की कहानी लग रही थी। पहले तो वेइंग को समझ नहीं आया कि वांग जी ने ये सब क्यों लिखा होगा। वो एक लोमड़ी और ड्रैगन की कहानी थी। लोमड़ी जो कि जंगल में हर किसी के साथ बहुत फ्रेंडली थी, पर ड्रैगन हमेशा अपनी गुफा में ही रहता था। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। केवल लोमड़ी थी ही जिससे ड्रैगन ने बॉन्डिंग करना शुरू किया था, जिस वजह से अब ड्रैगन भी फॉरेस्ट में बाहर निकलना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। वेइंग को रियलाइज़ होता है कि ये कहानी तो उन दोनों के बारे में ही थी। दोनों एनिमल्स जब दोस्त बन जाते हैं, लोमड़ी धीरे धीरे ड्रैगन को बाहरी दुनिया दिखाना शुरू कर देती है और उसे बताती है कि बाहर की दुनिया भी कितनी फ़न है। और ड्रैगन लोमड़ी को सिखाता है कि उसे थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, हर चीज़ में इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। दोनों इसी तरह साथ में काफ़ी समय बिताने लगे थे। लोमड़ी ने ड्रैगन की गुफा में जाकर सोना भी शुरू कर दिया था, जहाँ कोई और जानवर अलाउड ही नहीं था। पर धीरे धीरे लोमड़ी बेचैन होने लगी। उसे जंगल की बाहरी दुनिया भी देखनी थी, उसे बड़े शहर देखने थे। एक दिन लोमड़ी ड्रैगन से कहती है, मुझे जाना होगा क्योंकि मैं बाहरी दुनिया देखना चाहती हूँ। ड्रैगन उससे कुछ नहीं कह पाता, सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है क्योंकि वो उसे रोकना भी नहीं चाहता था। इस तरह लोमड़ी चली जाती है और ड्रैगन पीछे अकेला रह जाता है। वो दोनों बिछड़ जाते हैं। ड्रैगन सिर्फ उन्हीं खाली रास्तों को देखता रह जाता है जो बड़ी सिटी की तरफ जा रहे थे। कहानी के अंत में लिखा हुआ था, कभी कभी बिछड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे इससे कितना भी दुख क्यों ना हो। कहानी को ख़त्म करते हुए फाइनली वेइंग अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। ये छोटी सी कहानी जो वांग जी ने लिखी थी, ये दरअसल उन दोनों के बारे में थी। वेइंग पछताने लगता है, काश मैंने लंजा को बताया होता कि मैं जा रहा हूँ, वो इस तरह मेरा इंतज़ार ना करता। केयरफुली बिना कोई आवाज़ किए वेइंग उस बॉक्स को बंद कर देता है और बेडरूम में वापस आ जाता है। वांग जी अभी भी सोया हुआ था, उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। वेइंग ब्लैंकेट अपने ऊपर डालते हुए वांग जी से फिर से चिपक जाता है। अचानक से वेइंग को हिलता हुआ देखकर वांग जी की आंखें खुल जाती हैं और वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वेइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी की आवाज़ में एक डर था, वेइंग को फिर से खो देने का डर। वेइंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं लंजा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, मैं बस पानी लेने के लिए जा रहा था। अब वो उसको गले लगाते हुए और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, आई एम सो सॉरी। वांग जी सॉफ्टली उसे पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे पास ही रहना।
अगली बार तुम जहाँ भी जाने का सोचो मुझे वार्निंग ज़रूर देना। वो यिंग अपने आंसुओं को रोकते हुए कहता है, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा लंजा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। संडे का दिन वियिंग वांगजी के घर पर ही बिताता है। वो दोनों पूरे हफ्ते साथ में खाना तैयार करते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में खाते हैं और साथ में ही सोते हैं। बीच बीच में वो दोनों एक दूसरे को किस करना बिल्कुल नहीं भूलते। रात के वक्त दोनों साथ में मूवी देखते हैं। मंडे की अर्ली मॉर्निंग के वक्त वियिंग और वांगजी अभी भी साथ में लेटे हुए थे। 3 दिन हो चुके थे जब वो दोनों साथ में ही थे और वियिंग ऑलरेडी वांगजी का एडिक्टेड हो चुका था। सुबह सुबह उठकर वांगजी अपनी गहरी और स्वीट आवाज़ में वियिंग से कहता है, वियिंग सुबह के 6 बज चुके हैं, मुझे काम पर जाना है। वियिंग मुश्किल से खुद को बेड से उठाने की कोशिश करता है, हालांकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। पर जैसे ही वो पास में रखी हुई घड़ी देखता है उसे गुस्सा आता है। वो वांगजी को बेड पर पिलो से मारते हुए कहता है, लंजा तुमने मुझसे झूठ कहा, अभी तो केवल 5:30 बजे हैं। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम और सोना चाहते हो तो सो सकते हो, पर मुझे रेडी होने के लिए जाना है। मुझे स्कूल पेरेंट्स के आने से पहले पहुंचना होगा। वियिंग कहता है, नहीं, मुझे वैसे भी जाना है, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। कितने दिन से मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। वांगजी तुरंत उससे कहता है, तुम कोई बोझ नहीं हो। वियिंग इस बात पर मुस्कुरा देता है और वांगजी के चीक्स पर उसे टाइनी सा किस कर लेता है। वियिंग उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ने के लिए आ सकता हूँ? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। वांगजी का घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था। शॉर्ट वॉक में ही वो लोग स्कूल तक पहुँच जाते हैं। दोनों ने अपने हाथ में हाथ दिए हुए थे। वांगजी के हाथ में 3 बैग्स थे और वो तीनों ही फुली पैक्ड लग रहे थे। वियिंग कहता है, तुम्हारे पास इतने सारे बैग्स क्यों होते हैं? क्या टीचर्स को ऐसे अलग अलग तरीके के बैग्स कैरी करना ज़रूरी होता है? वांगजी अपने शोल्डर बैग को पॉइंट आउट करते हुए कहता है, मेरा केवल ये एक बैग है, बाकी बैग्स लंच और स्नैक्स के लिए हैं, और वो बैग जो मैंने तुम्हें होल्ड करने के लिए दिया है वो आज की क्लास के सप्लाइज के लिए है। वो दोनों स्कूल तक पहुंच जाते हैं। स्कूल में अभी कोई भी नहीं आया था। वियिंग और वांगजी टीचर्स रूम तक आते हैं, जहाँ पर वांगजी का लॉकर था जिसमें वो सारे बैग्स रखता है। बैग्स रख देने के बाद वियिंग वांगजी से जाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी पीछे से एक अननोन वॉइस सुनाई देती है। वियिंग उस डायरेक्शन में मुड़ता है तो पीछे जिंगई दरवाजे पर खड़ा हुआ था। वांगजी कहता है, गुड मॉर्निंग जिंगई। जिंगई ने तो जैसे कि वांगजी की गुड मॉर्निंग को सुना ही नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान वियिंग की तरफ था। वियिंग जिंगई को देखकर कहता है, हाय, हमें प्रॉपरली मिलने का चांस ही नहीं मिल पाया। जिंगई कहता है, मैं समझ गया हूँ, तुम सच में मिस्टर लैंड को स्टॉक कर रहे हो ना? तुम हर जगह पहुँच जाते हो जहाँ भी वो होते हैं। वियिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मैं स्टॉक क्यों करूँगा? जिंगई कहता है, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक फेमस एक्टर ऐसा करेगा। पहले तुम स्कूल के बाहर खड़े उनका इंतज़ार करते थे, फिर तुमने जानबूझकर स्कूल की वॉल्स पेंट करने के लिए प्रिंसिपल से परमिशन मांगी। घंटों तुम यहाँ बिताने लगे जिससे क्लासरूम विंडो से तुम मिस्टर लैंड को देख सको, और आज मंडे मॉर्निंग में तुम मिस्टर लैंड के स्कूल तक चले आए हो। वांगजी जिंगई को डांटते हुए कहता है, जिंगई, वियिंग ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तभी वियिंग कहता है, लिसन यंग मैन, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि लंजा को जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो परफेक्टली प्रॉपर है, और क्या बुराई है अगर मैं उसका इंतज़ार करता हूँ तो? और वैसे तुम्हें कैसे पता? तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे क्या? वांगजी कहता है, जिंगई, वियिंग मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, मैं उसे खुद अपने साथ लेकर आया हूँ। जिंगई कहता है, क्या मतलब कि आप उसे लेकर आए हैं? कहाँ से? जिंगई कहता है, ओह सॉरी मिस्टर लैन, और टीचर रूम के दरवाजे को बंद करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वांगजी वियिंग से कहता है, अपने दिल से मत लगाना, कभी कभी जिंगई रूडली बातें करता है। वियिंग हंसते हुए कहता है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, वो बस तुम्हारे ऑनर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वेल, अब मैं चलता हूँ, मुझे वॉल्स पर कुछ काम करना है जो अधूरा रह गया है। मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। वांगजी कहता है, जो पहना है उसमें क्या खराबी है? वियिंग कहता है, तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हें मेरी वर्किंग यूनिफॉर्म पसंद नहीं? वांगजी कहता है, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। वियिंग कहता है, शायद तुम्हें तब ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। वांगजी कहता है, ऑब्वियसली।
वुयिंग अब उसके नज़दीक आ जाता है और उससे कहता है, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, या फिर जिंग यहाँ भी चला आएगा और मुझे स्कूल से निकलवा देगा। वांग जी इधर उधर देखता है, तुरंत वुयिंग को पकड़कर रूम के कॉर्नर में खींचता है और उसे किस कर लेता है। वो उसे वॉल पर पुश करते हुए इतना डीपली किस कर रहा था जैसे वो पब्लिक प्लेस में हो ही ना। जब वो उसे किस करना बंद करता है तब वही गुस्से कहता है, शायद हम दोनों को साथ में ही लंच करना चाहिए आज। वांग जी कहता है, हाँ, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम दोनों साथ में डिनर भी करें। वांग जी वुयिंग के ईयर पर बाइट करते हुए कहता है, ठीक है। वुयिंग अचानक कहता है, ऐसा लगता है कि आज तुम मेरी हर बात पर हाँ ही करने वाले हो। कैसा रहेगा कि आज रात भी मैं तुम्हारे साथ ही सो जाऊं। वांग जी अब उसके दूसरे ईयर पर बाइट करते हुए कहता है, हाँ ठीक है। वुयिंग कहता है, शिट लंचा। वो तुरंत अपने आसपास देखता है, अभी भी वो लोग अकेले ही थे। वो वांग जी से कहता है, लंचा, क्या हमारे पास इतना समय होगा कि हम टीचर्स बाथरूम में जल्दी से जाकर एक क्विकी कर सकें। वांग जी कहता है, क्या टाइम हो रहा है। वुयिंग कहता है, अभी 6:30 हुआ है। वांग जी कहता है, तुम्हें जल्दी से करना होगा। ये सुनते ही वुयिंग सीधा वांग जी को टीचर्स बाथरूम में ले जाता है और उसे वॉल के अगेंस्ट पुश कर देता है। वो सीधा उसके नीज के बीचों बीच बैठ जाता है। वुयिंग उसे धीरे धीरे टीज करने लगता है तो वांग जी कहता है, तुम्हें हमेशा टीजिंग करना क्यों पसंद है। हमें जल्दी करना होगा वुयिंग, वरना सब आने लग जाएंगे। वुयिंग कहता है, कम ऑन लंजा, मैं तुम्हें अच्छा फील कराना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। वांग जी वुयिंग को पुश करते हुए कहता है, आर्ग्यू मत करो वुयिंग, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वुयिंग कहता है, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। वांग जी कहता है, और तुम्हारे लिए सिर्फ 5 मिनट। वुयिंग हंसते हुए कहता है, इस चीज़ में भी तुम कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हो लंजा। आई गेस फिर हम दोनों साथ में शुरू करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। वांग जी एक बार फिर अपना फ़ोन चेक करता है, अभी भी थोड़ा बहुत टाइम बचा था। वो सीधा बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। इन दी एंड वांग जी सही था, वुयिंग फास्टर था। 5 मिनट में वो ऑलरेडी हो चुका था। अगले दिन वुयिंग कुछ सॉन्ग्स को गुनगुनाते हुए पेंट कर रहा था। उसे पता था कि कुछ टाइम में ही वांग जी बाहर आ रहा होगा और उसे कुछ खाने के लिए लेकर आएगा। मॉर्निंग में उसने कुछ वाटरमेलन कट कर लिए थे और स्कूल फ्रिज में रख दिए थे, जिससे लंच टाइम में जब वांग जी को टाइम मिले तो वो दोनों साथ बैठकर खा सके। अपने दिमाग में उसने काफ़ी सारे सीन्स बना लिए थे कि अब उसकी ज़िंदगी यहाँ से कहाँ जाएगी। वो सोचता है कि उसे कोई प्लान बनाना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे छोड़नी होंगी, क्योंकि उसे अब लंजा के साथ ही रहना था। पर वो अपने अनाथालय को नहीं छोड़ सकता था और उसे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। वो साल में 1 या 2 बार वहाँ विज़िट करने के लिए जा सकता था। उसे पता था कि शिजी और जंगचा तो उसके बारे में सुनकर खुश ही होंगे, तो उनकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और सिर्फ आयुन था जिसकी वुयिंग को परवाह हो रही थी, क्योंकि वुयिंग आयुन के लिए गार्जियन की तरह था। अचानक से वुयिंग को आयुन की आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रहा था, शनगागा, आप कहाँ हैं। वुयिंग सोचने लगता है, क्या मुझे उसकी याद इतनी ज़्यादा आ रही है कि मुझे उसकी आवाज़ तक सुनाई दे रही है। तभी वो देखता है कि स्कूल के गेट पर वांग जी खड़ा हुआ था और नीचे आयुन था जिसने वांग जी का पैर पकड़ा हुआ था। वेंचिंग वहीं खड़ी थी। आयुन वेंचिंग से कह रहा था, चिंगजे, शनगागा यहाँ नहीं है, आपने कहा था कि वो यहाँ होंगे। वेंचिंग तुरंत आयुन के पास आती है और उसे वांग जी से हटाते हुए कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर लैन, ये थोड़ा सा क्लिंगी है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ। आपका नाम वेंचिंग है, आप ज़रूर वुयिंग को ढूंढ रही हैं ना। वुयिंग कहता है, हाँ। वांग जी तुरंत वुयिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो वहाँ खड़ा है। वुयिंग का फेस देखते ही आयुन का चेहरा एकदम ब्राइट हो जाता है और वो भागता हुआ सीधे वुयिंग के पास चला जाता है। वुयिंग उसे देखकर कहता है, माय लिटिल रेडिश, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। आयुन कहता है, शनगागा, मैं जिंग जिए के साथ आया हूँ, वो मुझे एक प्लेन में लेकर आई थी। वहाँ से मैंने खिड़की में से बहुत सारी चीज़ें देखी जो बहुत छोटी छोटी लग रही थी। वेंचिंग वहाँ आकर कहती है, इडियट, इतने दिनों से तुम किसी भी मैसेज का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। वुयिंग कहता है, मैं वैकेशन पर आया हुआ हूँ,
इसलिए मैं वर्क रिलेटेड कोई भी मैसेज नहीं देखता। वेंटिंग कहती है, इसीलिए मैंने तुम्हें प्राइवेट टेक्स्ट मैसेजेस किए थे। तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हारी लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट को देखकर ही मुझे पता चला कि तुम जिंदा भी हो। ओके गाइस, आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।